डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम आईएफएमएस इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के अंदर यूनिट सेकंड में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेक्चर 11, जिसका टाइटल है टाइप ऑफ बैंक्स। टाइप ऑफ बैंक्स लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको याद हो तो जब हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यदि हम टाइप ऑफ बैंक की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं बोलो? बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं? तो आप कहेंगे सर हम बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो जब हम बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं तो हम देखें, जैसा कि आपको पता है हमने बैंक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे जब हम एक्ट की बात करते हैं तो आरबीआई का शेड्यूल जो है स्केड्यूल, तो वहाँ की हम बात करते हैं। आरबीआई की स्केड्यूल के अंदर हम देखें तो टाइप ऑफ बैंक्स का हमें दे रखा है स्केड्यूल बैंक और नॉन स्केड्यूल बैंक। तो ये स्केड्यूल बैंक क्या होते हैं और नॉन स्केड्यूल बैंक क्या हैं, इनको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की यदि हम बात करें तो बैंक्स की ओनरशिप के बेस पर हम देखें तो बैंक्स के हम टू टाइप्स देखेंगे, और जिसमें आपका मेन रहेगा आपका पब्लिक सेक्टर, फिर रहेगा आपका उसके साथ कोऑपरेटिव बैंक भी आएंगे, और फिर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा। तो यहाँ पे बैंक्स को हम क्लासिफाइड करेंगे यदि हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। पब्लिक, प्राइवेट और मिक्स जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक है, हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर हम ओनरशिप के बाद नेक्स्ट आता है आपका जो बैंक का टाइप्स आता है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल की यदि हम बात करें तो हम डोमेस्टिक बैंक की बात करेंगे, डोमिसाइल बैंक की। ऑन द बेसिस ऑफ हम डोमिसाइल्स हम सेकंड देखें तो आपके फॉरेन बैंक आते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम देखें तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि ये कॉमर्शियल बैंक है, ये इंडस्ट्रियल बैंक है, ये एग्रीकल्चर बैंक है, ये एक्सचेंज बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर हमने जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो हमने टॉपिक लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको हम समझेंगे। तो करते हैं लेक्चर की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है लेक्चर का टाइटल ही क्या था आपका, टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स ऑफ बैंक में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई की स्केड्यूल की। जब आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई की हम स्केड्यूल की हम बात करें तो सेकंड स्केड्यूल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड स्केड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यदि हम देखें तो पहला आता है आपका स्केड्यूल बैंक। स्केड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं जो आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल के अंदर मेंशन है, उनको स्केड्यूल बैंक बोलते हैं। और इसके अंदर हम ऐसे बैंकों को इंक्लूड करते हैं। यदि हम बात करें 1934 की हम बात करें तो कौन से बैंक स्केड्यूल बैंक थे जिनकी जो कैपिटल जो थी, पेड अप कैपिटल जो थी और रिजर्व जो थे 5 लाख रुपए थे। और उसी समय हम देखें तो उसका जो ओनरशिप की यदि हम बात करें, हम उसके ऑपरेशन की हम बात करें तो अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई उसका क्या था, ओनरशिप थी, कंट्रोल था, आरबीआई उसको रेगुलेट करते थे। फिर हम देखें कि ऐसे कोऑपरेशन और ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिंगल ओनरशिप में के अंदर हैं, पार्टनरशिप के अंदर हैं और जो स्केड्यूल के अंदर नहीं है वो स्केड्यूल में नहीं मानी जाएंगी, जो इसके अंदर हैं उनको स्केड्यूल के अंदर माना जाएगा। फिर आता है नॉन स्केड्यूल बैंक। नेम से क्लियर है जो आरबीआई का सेकंड स्केड्यूल था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंदर जो बैंक मेंशन नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्केड्यूल बैंक बोलते हैं। और ये जो स्केड्यूल के अंदर जो बैंक नहीं होते, जो पहले वाली 3 कंडीशंस थी वो 3 वाली कंडीशंस जो थी उसको भी फुलफ़िल नहीं करेंगे, जिसको हमने प्रीवियस देखा है। फिर हम बात करेंगे स्केड्यूल के बेसिस पर। आरबीआई के स्केड्यूल के बाद नेक्स्ट जो बेसिस आता है फिर आता है आपका ओनरशिप के बेसिस पर। जब ओनरशिप के बेसिस पर हम बैंक के टाइप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक। जैसा कि आपको याद हो जब हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, फिर आपके 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर हमने ये भी देखा था कि 14 और 6 को मिला के 20 होना चाहिए था, लेकिन इफेक्टिव जो थे 19 ही थे। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया था, मर्ज किया गया था। और हम एट प्रेजेंट देखें तो आपको प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक के जो सब्सिडरी थे वो भी स्टेट बैंक के अंदर मर्ज हो चुके हैं। उसका एक शॉर्टकट भी है जिसको हम बोलते हैं बीजेपी। आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, आपका जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है ना। हम फिर बात करते हैं पी का मतलब है पटियाला। फिर हम बात करते हैं एचएमटी की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ आपका हैदराबाद है, त्रावणकोर है, ठीक है ना, आपका मैसूर है,
इन सब बैंकों का जो है एसबीआई एसोसिएट जो थे, बीजेपी हुआ, एचएमटी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र हुआ, इन सबको मर्ज करके आपका जो है स्टेट बैंक जो है वर्क कर रहा है। तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की हमने बात की। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट सेक्टर बैंक की। प्राइवेट सेक्टर की बैंक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम उन बैंक्स को इंक्लूड करते हैं जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, जिनका कंट्रोल किसके पास है, बोलो, प्राइवेट सेक्टर के पास है। प्राइवेट बैंक के अंदर यदि हम देखें तो अपना जो बैंक है, यदि हम देखें आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक जो है आपका, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक जो है आपका, एक्सिस बैंक जो है, ये जो आपके सारे बैंक है किसके अंदर आते हैं, आपके प्राइवेट बैंक्स के अंदर आते हैं। फिर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करती है, कोई सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर है, कोई प्राइवेट के अंदर है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वहाँ पे हम बात करेंगे, कोऑपरेटिव स्टैंड फॉर वर्किंग टुगेदर के लिए है, और इसके अंदर उन इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है जो सोसाइटी के लिए जो है कोऑपरेटिव का मतलब ये हुआ वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किनको बोलो, उनको जो उस कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, उनको को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और उनके जो मेंबर हैं उनके इंटरेस्ट के लिए है वो कॉरपोरेशन किया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ही हम देखें तो इनकी मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, इनका फंक्शन जो रहता है एज ए कॉमन बैंकिंग की तरह ये वर्क करते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल और जो मोरल डेवलपमेंट है इनके मेंबर्स का, उसको इंक्रीज़ करना, और ये इक्वलिटी के बेसिस पर क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। यदि हम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर हम देखें तो कोऑपरेटिव बैंक विलेज लेवल पर यदि हम देखें तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी अपनी जो आती हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो आते हैं, हम स्टेट लेवल पर देखें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। जब हम डोमिसाइल की हम बात करते हैं तो हम उसकी निवास स्थान की बात करते हैं, निवास स्थान की डोमेस्टिक बैंक की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे बैंक की बात करते हैं कि वो बैंक जिनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ है, इनलैंड हुआ है। जैसे इंडिया की बात करें तो डोमेस्टिक बैंक वो माना जाएगा जिसका इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन है, और ऐसा बैंक जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर है, जैसे HSBC की हम बात करें तो ये जो फॉरेन बैंक हैं वो क्या माने जाएंगे, इनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं होता, इनका रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया के बाहर होता है। और जब हम फॉरेन बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कंट्रोल की हम बात करें, वहाँ मैनेजमेंट की हम बात करें तो वो कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास होता है, फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके पास होता है। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। यदि हम देखें तो अपने आसपास में सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलता है वो कॉमर्शियल बैंक का मिलता है। जो कॉमर्शियल बैंक हैं, इंडस्ट्रियल बैंक हैं, एग्रीकल्चर बैंक हैं, एक्सचेंज बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है। तो शुरुआत करेंगे हम कॉमर्शियल बैंक की। जो भी हमने पब्लिक सेक्टर की बात करी, जो भी हमने प्राइवेट सेक्टर की बात करी, जो बैंकिंग के फील्ड में वर्क कर रहे हैं उन बैंकों की यदि हम बात करें तो वो कॉमर्शियल बैंक कहलाएंगे। इंडस्ट्रियल बैंक की हम बात करते हैं तो वो इंडस्ट्री के फाइनेंस के लिए स्पेशली वर्क करेंगे, वो इंडस्ट्री को मिड टर्म आपका लॉन्ग टर्म जो है फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ देंगे। यहाँ पे हम जब इंडस्ट्री बैंक की हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए लैंड परचेज़ करनी है, बिल्डिंग परचेज़ करनी है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करनी है, तो इस तरीके की जो फाइनेंशियल नीड है, शेयर और सिक्योरिटीज़ जो डिवेंचर वगैरह है उनका अंडर राइटिंग करना है, तो उसमें ये बैंक क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यदि हम देखें तो मेजर जो इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है आपका, IDBI जिसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI बोलते हैं, ICICI हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा आपका जैसे हरियाणा स्टेट के अंदर है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HSIDC, तो ये आपके इंडस्ट्रियल बैंक हुए। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बैंक की। एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो नाबार्ड जो है, नाबार्ड जो है आपके RRBs जो हैं, रीजनल बैंक जो है, रीजनल रूरल बैंक हैं, वो क्रेडिट नीड जो हैं परचेज़ की, सपोज मान लीजिए शॉर्ट टर्म नीड्स है, परचेज ऑफ सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, जो भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट की हम बात करें तो लैंड परचेज़ की है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है, कोई मशीनरी का परचेज़ करना है, कोई इक्विपमेंट का परचेज़ करना है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी वगैरह परचेज़ करनी है, तो ये किसके थ्रू किया जाता है। यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट
क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया जाता है। और यदि हम लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया जाता है। तो हमने समझा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। यदि हम शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो विलेज लेवल पर प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है। और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट की हम बात करें तो वहाँ हम बात करेंगे लैंड मॉर्गेज बैंक की बात करेंगे, जो लैंड के बेस पर, ज़मीन के बेस पर आपने देखा हो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं और टाइम टू टाइम उसको रिन्यू भी करते हैं। वो 5 ईयर या अप टू मोर देन 5 ईयर्स भी उसको क्या करते हैं, तो यदि हम देखें तो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी करते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सचेंज बैंक की। जब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की तो हम फॉरेन एक्सचेंज को नहीं भूल सकते। तो उस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमें जिन बैंक की हेल्प चाहिए होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बैंक बोलते हैं। जो फॉरेन करेंसी के अंदर डील करते हैं, जो एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक्सचेंज बैंक कहलाते हैं। फिर आता है सेंट्रल बैंक। जब हम सेंट्रल बैंकिंग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे आरबीआई को पढ़ेंगे। तो आरबीआई से रिलेटेड जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हर कंट्री के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट का एक बैंक होता है, नेशनल बैंक होता है, उसको हम नेशनल बैंक को इंडिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर की फॉर्म में काम करता है, ये गवर्नमेंट की फॉर्म के लिए एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र की फॉर्म में काम करता है। ये करेंसी जो है कंट्री के अंदर इशू करता है, क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करता है। और गवर्नमेंट को कभी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यही माना जाता है, जो अदर बैंक को भी हेल्प करता है। क्लियरिंग हाउस का काम जो भी है, कैश रिजर्व को मेंटेन करने का काम है, वो भी किसका है, आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई का है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।